Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. तो देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैं अपभ्रंश के बारे में बता रही थी। अपभ्रंश भाषा है, उसका 7 भागों में विभाजन किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है और इसे ही अपभ्रंश में विभाजित कर दिया गया है। तो देखिए, सौरसेनी पहला था। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी बोलियां आती है। पैसाची में पंजाबी और लहंदा बोली आती है। ब्राजड़ अपभ्रंश में सिंधी भाषा आती है। खस अपभ्रंश में भी पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली आती है। मागधी में उड़िया, बिहारी, असमिया और बंगाली आती है। और अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। उसके बाद लास्ट में आता है महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसमें मराठी आता है। तो ये तो हो गया अपभ्रंश का विभाजन। और जैसे कि मैं आपको विभाजन बता रही थी, आर्य भाषा का विभाजन, उसमें जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वही अपभ्रंश के उत्पत्ति का काल था। ठीक है, तो लगभग 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का पूरी तरीके से विकास हो चुका था। ये सारी भाषाएं उस समय तक आ चुकी थी। आगे 1000 ईस्वी के बाद हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ, या ये बोल सकते हैं कि लगभग 1200 ईस्वी तक हिंदी भाषा बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मतलब उसका एक शुद्ध व्याकरण डेवलप हो गया था, उसे बोलचाल की भाषा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था और उसमें साहित्यिक रचनाएं भी होने लगी थी। तो आधुनिक हिंदी का जो विकास है या आधुनिक हिंदी की जो उत्पत्ति का जो काल है वो 1000 ईस्वी के करीब को मानते हैं। और हिंदी भाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से डेवलप हुआ है। ठीक है, आगे हम हिंदी के और भी टॉपिक्स पढ़ोगे, जैसे मानक हिंदी है, वो मेंस में पूछा जाता है, वो उसका टॉपिक है मेंस का। तो जो हिंदी भाषा थी वही मानक हिंदी में कन्वर्ट हुई। तो वो जो मानक हिंदी था वो खड़ी बोली से आया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखोगे तो भारत में हिंदी को पूर्व में भागलपुर से पश्चिम में अमृतसर तक और उत्तर में जम्मू तक मान सकते हो, और नीचे नर्मदा नदी की जो तलहटी है या नर्मदा नदी वाला जो क्षेत्र है, यहां तक हिंदी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बोला जाता है। बोलचाल की भाषा के रूप में, मानक भाषा के रूप में, परिष्कृत भाषा के रूप में हिंदी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी का एक इंट्रोडक्शन कि कैसे क्या हुआ, कैसे भाषा आई, कैसे हिंदी डेवलप हुआ और हिंदी का विकास कैसे हुआ। अब हम मानक हिंदी को पढ़ते हैं, राजभाषा को पढ़ते हैं और फिर आगे इसमें और भी जो भी सब टॉपिक्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो ये हमें जो पूछा जाता है, जैसे कि हिंदी है, ये इसे हिंदी किसने कहा, किसने कहा इसे हिंदी। ठीक है, आपने एक शब्द सुना होगा, एक लाइन सुनी होगी, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदी भाषा हिंदुओं के द्वारा हिंदुस्तान में बोली जाती है, ऐसा एक लाइन मैंने सुना था कहीं से। तो ये जो हिंदी जो शब्द है वो मेनली पारसियों के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, उन्होंने अनेक अपभ्रंश शब्दों को अलग अलग करके या उसको बोलते 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 उन्होंने हिंदी शब्द को यूज किया। एक टाइम आया, ऐसा भी बोला जाता है कि पहले वो लोग सिंधी को जो सिंध था उसको स को ह करके प्रोनाउंशिएट करते थे, तो उन्होंने सिंधी को हिंदी कहा। ऐसे बहुत सारी रूमर्स हैं जो भी पता नहीं क्या है, बट ऐसा मैंने बुक में पढ़ा। तो जो हिंदी शब्द है, आजकल शब्दों से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि संधि है, संधि कौन से भाषा का शब्द है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदी को भी पूछा जा सकता है कि इसे सबसे पहले किसने यूज किया या हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी की लिपि।
है ना। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। वैसे तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पहले आई और उसके बाद और भी प्राकृत भाषा आई, पाली भाषा आई। तो जिस समय प्राकृत भाषा चलन में थी, लोग उसे बोलचाल की भाषा के रूप में यूज करते थे, उस समय ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था। और ये जो ब्राह्मी लिपि है यही डेवलप होते होते, चेंज होते होते देवनागरी लिपि के रूप में चेंज हो गई। तो हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। छत्तीसगढ़ी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट पे जाते हैं, फिर लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट पे जाते हैं। कुछ कुछ लिपियां ऐसी थी जिसमें आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ है, फिर ऐसे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, लेफ्ट, फिर राइट। जैसे आई थिंक उर्दू को ऐसे ही लिखा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है कि उर्दू को ऐसे ही लिखा जाता है। लेफ्ट से शुरू करते हैं, फिर राइट में, फिर राइट से फिर लेफ्ट आता है। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो लैंग्वेज है वो हर भाषा का अलग अलग है। तो हर कोई यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जैसे अब कोई भाषा है वो अलग अलग चिन्ह का यूज करती है, लेकिन अर्थ उसके एक हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। क लिखा मैंने, तो ये मैंने क लिखा, क मैंने प्रोनाउंसिएट किया और क मैंने लिखा, ये हिंदी का ध्वनि चिन्ह हो गया। लेकिन सेम क को हम उड़िया में अलग लिखेंगे, हम तेलुगु में अलग लिखेंगे, लेकिन मतलब एक है। ठीक है, तो आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ध्वनि और फिर उसके बाद हम भाषा और मानक हिंदी को देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ध्वनि से, क्योंकि वो आपको मजा आएगा उसको पढ़ के कि ध्वनि क्या है ये वो। और उससे क्वेश्चंस भी आएंगे थोड़ा ये, क्योंकि अभी आपका डेफिनेशन वाला ही सेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा। तो इसको पहले देखते हैं ध्वनि को, उसके बाद हम मानक हिंदी वगैरह, संपर्क भाषा, विभाषा, उपभाषा सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ध्वनि। तो देखिए, मैं आपको ध्वनि के बारे में बता रही थी। ध्वनि जो है वो एक्चुअल में हम जो उच्चारण करते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसकी जो हमें सुनाई देता है, जो लिखते हैं, जिसे लिखित रूप में जिसे व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है वर्ण। तो जब वर्णों को हम एकत्रित करते हैं तो वो शब्द का रूप ले लेता है और यही शब्द मिल करके वाक्य बनाते हैं। ठीक है, ये किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से वर्ण बनता है ना, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन अगर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो उसमें आता है वर्ण, क्योंकि वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको पानी का। पानी जो है वो प, पा प्लस नी से बना। ठीक है, अब ये प आपस में प प्लस अ से और प्लस न प्लस ई से बना। ये देखिए, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण हो गई, क्योंकि प, अ, न, ई ये सभी क्या है? वर्ण है। तो हम जब किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। वर्ण को जब हम एकत्रित कर देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, शब्द वाक्य बन जाते हैं, और वाक्यों के समूह से ही किसी भी भाषा का या किसी भी जो भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसका वो रूप ले लेती है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में ऐसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण के उच्चारण के दो तत्व होते हैं, या तो वो स्वर होगा या तो वो व्यंजन होगा। या वर्णों के उच्चारण को
दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया स्वर और सेकंड हो गया व्यंजन। अब हम स्वर और व्यंजन को डील में करेंगे, क्योंकि स्वर और व्यंजन के जितने भी टर्म्स हैं वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं लास्ट में डील करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी भी इसमें, वीडियो में ही मैं क्वेश्चंस लिखूंगी और आप उसका रिप्लाई कीजिएगा लास्ट में वीडियो में। तो अब एक एक करके अपन स्वर और व्यंजन को देखते हैं क्या है, और इससे क्वेश्चंस पे डील करेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में ना कोई बाधा आती है, जो स्वतंत्र अपने आप में उच्चारित हो सकती है। ठीक है, तो स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। अब 11 को ना आप 4-3-4 कोड में याद करिए। स्वर के उच्चारण में हमारे जो स्वर तंत्र है या हमारा जो मुंह है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो वर्णमाला के उच्चारण में यूज किए जाते हैं। जैसे कि नाक है, हमारा जो होंठ है, दांत है, तालू है, मुर्दा है, यहाँ पे गला है, ये सभी का उच्चारण में यूज किया जाता है। तो उनके उच्चारण के हिसाब से स्वर और व्यंजन को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो स्वर है उसके उच्चारण में मेनली हमारे मुंह के 3 पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो होंठ है वो, हमारा दांत और हमारा तालू सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्वर को आपस में 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे स्वर जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और जिसके उच्चारण में थोड़ा कम टाइम लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में पहले वाले स्वर से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इन स्वरों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। इन स्वरों को एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लूत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम इसमें मात्रिक तो यूज कर रहे हैं, है ना, सब में मैंने लिख दिया एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। लेकिन मात्रिक है क्या? मात्रा। यहाँ पे एक्चुअल में द्वि इसके साथ जुड़ा हुआ है। द्वि मतलब 2 और मात्रिक मतलब हो गया यहाँ पे मात्रा। तो 2 मात्रा वाली, 3 मात्रा वाली और 1 मात्रा वाली। तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि मात्रा क्या है। ठीक है, तो देखिए ह्रस्व स्वर की जो संख्या है वो 4 है, और दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, और प्लूत स्वर की संख्या 4 है। या हम ऐसा बोल सकते हैं प्लूत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर की संख्या 4 है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। प्लूत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के कंपेयर में तिगुना समय लगता है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण के कंपेयर में दुगुना समय लगता है, मतलब डबल टाइम लगता है। ठीक है, अब ये हो गया स्वर और उसका डेफिनेशन सब देख ली। अब हम देखते हैं वर्णमाला। अ, आ, ई, उ, ए, ओ एंड आओ, और एक ऋषि का भी ऐड हो जाएगा। तो
तो ये हो गया स्वर वर्णमाला, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 11, और इन्हीं 11 में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए अ, ई, उ और ये ऋषि का री, ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। आ, ई और उ, ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और उसके बाद ए, ओ और औ, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ये हो गया, ये हो गया स्वर वर्ण और उसके प्रकार। अब देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मात्रा की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो 10 होती है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करूं, चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। जैसे हम लिखे अ, तो अ का हम कुछ साइन यूज नहीं करते, सीधा हम आ पे आते हैं। उसके बाद ई यूज होता है, फिर बड़ी यूज होता है, फिर ऊ यूज होता है, फिर बड़ू यूज होता है, फिर उसके बाद ए ओ ऐसे टोटल 10 मात्राएं यूज होती है। ठीक है, तो मात्रा क्या हुआ, आप इसे क्या समझे कि मात्रा क्या हो सकती है। मात्रा वो है जो स्वर के साथ और व्यंजन के साथ यूज की जाती है। ठीक है, किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का, तो पानी में मात्रा यूज हुई है, प में बड़ी की मात्रा यूज हुई है, आ की मात्रा यूज हुई है, न में बड़ी की मात्रा यूज हुई है। ठीक है, तो मात्राएं स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ उपयोग करके शब्दों का रूप लेती है। ऐसा आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मात्रा। अब इसी में ह्रस्व स्वर को मैंने कहा एक मात्रिक। एक मात्रिक का मतलब क्या हुआ, उसमें केवल एक ही मात्रा यूज हुई है। अगर हम बोलते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आ का, जैसे द्विमात्रिक में या दीर्घ स्वर में मैंने एग्जाम्पल लिया था आ का, उसके बाद ई का, तो ये दोनों कैसे बना, जब हम अ और अ को मिलाएं तो हमारा बना आ, और जब हम ई और ई को मिलाएं तो हमारा बना ये ई। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि दीर्घ स्वर दो ह्रस्व स्वरों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो दीर्घ स्वर का वो रूप ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम संयुक्त स्वर की बात करते हैं, जिसके जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से मिलकर के बना रहता है, तो उसमें भी सेम चीजें होती हैं। और प्लूत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। हम उसे बहुत खींच करके बोलते हैं, बहुत समय लगता है उसमें, मतलब हमारा जो नाक है, हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकलती है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस किस शरीर के मुंह के किस किस अंग का यूज किया जाता है उच्चारण में, ऐसा पूछा भी जाता है, तो उसको समझने के लिए आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं वर्णमाला को। ठीक है, एक बार पूरा वर्णमाला को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला को उसके उच्चारण के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है और अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि क वर्ग, तो देखिए व्यंजन है उसे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण से ही उस वर्ग का नाम रख दिया गया है। जैसे कि क ख ग घ अंग में क जो है वो पहले है, इसलिए इस वर्ग का नाम क वर्ग रखा गया। सेकेंड वाले का च वर्ग रखा गया, थर्ड वाले का ट वर्ग, फोर्थ वाले का त वर्ग और फिफ्थ वाले का प वर्ग नाम रखा गया है। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं य लव, ऊष्म व्यंजन होते हैं स श श, और संयुक्त व्यंजन होते हैं छ
छतरी, त्र, ज्ञ और श्र। फिर द्विगुण व्यंजन होते हैं ढ, ढ और अनुस्वार, उसके बाद लास्ट में आता है विसर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णमाला को स्वर और व्यंजन तो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें से किसी भी शब्द का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिए य, अगर हम य से किसी भी वाक्य को बनाते हैं या शब्द को बनाते हैं य से और इसका उच्चारण करते हैं तो सारे व्यंजन के पीछे अ स्वर सदैव छिपा रहता है। और जब कभी भी व्यंजन को अ से अलग लिखा जाता है तो उसके नीचे में हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये तो हम समझ गए कि व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता, लेकिन व्यंजन को इतना डिवाइड क्यों किया गया? इतना हमने तो स्वर को सिर्फ 3 भागों में पढ़ा कि स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर मात्रा को भी हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत के रूप में पढ़ लिया। अब व्यंजन को इतना क्यों डिवाइड किया गया? ऐसा इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि हमारे मुंह के अलग अलग भागों से इसका उच्चारण होता है। किसी में जोर देकर के उच्चारण किया जाता है, किसी में आराम से इसे उच्चारण कर लिया जाता है, तो उसके हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए क वर्ग जो है उसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। कंठ का मतलब ये हमारा गला, लिरिक्स यहाँ पे है, वहां से इसका उच्चारण किया जाता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से किया जाता है। तालु कहाँ पर होता है? ये हमारा जो जीभ है उसके ऊपर का जो लेयर है ऐसा जैसा है, ऊपर का ये ऐसा, मुंह के ऊपर का सेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पर जो है सेक्शन इसे बोलते हैं तालु और इस वाले सेक्शन को बोलते हैं मूर्धा। तो च वर्ग का उच्चारण तालु से किया जाता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है और त वर्ग का उच्चारण दांत से किया जाता है। दांत में ज्यादा जोर दिया जाता है और प वर्ग का उच्चारण होठों पे ज्यादा बल लगा के किया जाता है। जैसे कि प, फ, ब, भ, म, मैं उच्चारण कर रही हूँ तो मेरे दोनों होठ जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया प वर्ग। उसके बाद आता है अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में हमारे मुंह के जो 2 भाग हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं और अंदर से जब इसकी ध्वनि निकलती है तो इसमें थोड़ा जोर दे करके इसका भी उच्चारण किया जाता है। फिर अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से ऊष्मा निकलती है या हम बोल सकते हैं घर्षण के साथ इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि स, श, तो ये क्या हो गया? स, श, है ना। इसके उच्चारण में हमें घर्षण फील होता है, मतलब हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो घर्षण के साथ निकलती है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आता है श, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो व्यंजन है 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, जब ड में एक बिंदी लगा दिया जाता है तो हड़ का उच्चारण किया जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये उच्चारण करने में एक्चुअली। तो ये हो गया द्विगुण व्यंजन। अब लास्ट में आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार उस वर्ण को कहते हैं जिसके लिखने के टाइम ऊपर में एक डॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार वर्ण का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे नाक से हवा ज्यादा निकलती है और मुंह से कम निकलता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है अनुस्वार और विसर्ग में। विसर्ग में 2 डॉट यूज किया जाता है और इसमें जस्ट रिवर्स होता है। अनुस्वार में नाक से ज्यादा हवा निकलती है और मुंह से कम निकलता है और विसर्ग में मुंह से ज्यादा हवा निकलती है जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं और नाक से कम निकलता है। तो अनुस्वार का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? संगम ले सकते हैं, ये छिपा हुआ है। संगम में जो अनुस्वार है वो
सम और गम के रूप में भी उच्चारित किया जा सकता है, लेकिन इसे संगम कहते हैं। यहाँ से ये समझ में आता है कि ये सदैव किसी न किसी के पीछे लगा रहता है, मतलब या तो ये स्वर के पीछे लगा रहेगा या व्यंजन के पहले लगा रहेगा। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। अनुस्वार की विशेषता यही है। लास्ट में आते हैं हम विसर्ग में। विसर्ग को ह के रूप में भी उच्चारित किया जाता है, जैसे कि मनः आपने सुना होगा, या अतः लिखते हो अतः, तो ये जो यहाँ पे आप 2 डॉट लगाते हो, यही क्या है, विसर्ग है, और इसे ह के रूप में उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यंजन का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण क्या होते हैं उसे देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़ने से पहले हम अनुनासिक और निर्नुनासिक पढ़ते हैं। अनुनासिक शब्द या अनुनासिक जो वर्ण है उसमें सिंबल यूज होता है ये इसे ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि आप लिखते होंगे गांव, या लिखते हैं माँ। इन सभी में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे वर्ण जिसमें इस चिन्ह का उपयोग किया गया है, मतलब वो क्या है, अनुनासिक है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। और इसके बाद आता है निर्नुनासिक। और ये हो गया अनुनासिक। निर्नुनासिक का उच्चारण केवल मुंह से किया जाता है। ठीक है, सिर्फ मुंह का यूज किया जाता है और इसमें ज्यादा बल नहीं दिया जाता शब्दों के उच्चारण में। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इधर उधर जैसे शब्द हम बोलते हैं ना, इधर आओ उधर जाओ, तो इसमें निर्नुनासिक वर्ण छिपे हुए होते हैं। हिंदी वर्णमाला को जो हमने वर्गों में विभाजित किया है, उन्हीं वर्गों को हम नाम दे देते हैं। जैसे कि क वर्ग को हम 1 और ट वर्ग को 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे हम वर्गों में नाम दे देते हैं, या इसे हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ही बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं। अल्प प्राण, प्राण या यहाँ पे वायु को लेना है। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बहुत कम निकलती, अल्प निकलती। अल्प मतलब कम हो गया, मतलब न्यून हो गया। तो अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु कम निकलती है, और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु ज्यादा निकलती है। तो अल्प प्राण में आता है हर वर्ग का, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथे वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। प्लस इसके साथ ऊष्म जो व्यंजन है, वह भी महाप्राण में आता है। मैंने जो वर्गों का विभाजन बताया कि वर्ग इस तरीके से विभाजित किए गए हैं, व्यंजन वर्ग में विभाजित किए गए हैं, तो इनका वर्गों में विभाजन होने की वजह से इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे हमने बताया क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग अलग अलग वर्ग में विभाजित है, तो इसी वजह से इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें अलग अलग नाम से भी पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम आंसर कैसे करेंगे।
अब हमें पता चल गया कि इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर ये वर्गीय के रूप में पूछा जाएगा या इसका पर्टिकुलर नाम लेके पूछा जाएगा या इसके उच्चारण का स्थान बताइए करके पूछा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद आते हैं घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे गले में स्वर तंत्रियां होती है, यहाँ पे पेशियां होती है, जहाँ पे से उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलती है। तो जो घोष वर्ण है और अघोष वर्ण है ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब हमारी स्वर तंत्रियों में झंकार निकलती है, ऐसा डेफिनेशन में लिखा है कि झंकार निकलती है, मतलब कंपन होती है। जब उन सभी में स्वर तंत्रियों में जब कंपन होती है तो उसे हम कहते हैं घोष वर्ण, और जिसमें नहीं होता है उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। इसी है तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सारे स्वर वर्ण प्लस ह, ये सभी घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है अघोष। अघोष में हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म का जो बचा हुआ है दैट इज स, श और स, ये तीनों, और इसमें विसर्ग भी आता है, विसर्ग को भी लेते हैं। तो ये जो है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब मैं इसको आपको एक पूरे पैरा में लिख करके दिखाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे चल रहा है। तो देखिए कंठ से क ख ग घ अंग प्लस अ आ और ह का उच्चारण किया जाता है। कंठव्य में, ये कंठव्य है, हमारा कंठ और जीभ का यूज करके इसका उच्चारण किया जाता है। तालव्य में तालु प्लस जीभ का यूज करके उच्चारण किया जाता है, जिसमें च वर्ग प्लस ई य और श भी उच्चारित किया जाता है। सेम मूर्धन्य, इसमें भी ट वर्ग का प्लस यहाँ पे आता है ऋषि का री और र और श, इसका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार मैंने कॉलम बना दिए, देखिए दंतव्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य और दंतोष्ठ का भी। तो उसको आप कैसे याद करोगे? आपको क वर्ग, च वर्ग तक और प वर्ग तक पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें रटने की आदत है। हम जैसे ही क ख बोलना शुरू करते हैं तो हमें याद होने लगता है। अब इसे कैसे याद करेंगे? इसे आप ऑर्डर से याद कर सकते हो। पहले आप आ लिखे, फिर ई लिखे, फिर ऋषि करी, फिर ए गैप करके उ और ओ ऐसा लिखे आप, ठीक है। लास्ट वाला जो वर्ग है कंठ प्लस जीभ प्लस तालु तीनों का यूज करके प्रोनाउंशिएट किया जाता है। दंतोष्ठ में दांत प्लस होठ प्लस जीभ के उच्चारण से व का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद करो, अ आ ई ऋषि का री ओ ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एक सीक्वेंस भी आपको याद रहेगा, और आप इसको 2 बार बस पढ़ोगे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ को भी मैंने ऐसे ही याद किया है। ये फर्स्ट वाला जो है कंठव्य, इसमें तो आएगा ही नहीं, य र ल अंतस्थ है, कंठ का यूज होता ही नहीं है अंतस्थ में, ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया था कि अंतस्थ का उच्चारण में दांत का और तालु का और जीभ का, दांत, तालु और जीभ का यूज किया जाता है। तो य र ल, अब य जो है वो तालु से शुरू होगा, इसलिए य र ल, और लास्ट में दांत का भी यूज किया जाता है, इसी वजह से दंतोष्ठ है। आप व को उच्चारित करिए, व तो आपका दांत है वो यूज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा उच्चारण करके भी कर सकते हो, तो मेरे को तो समझ नहीं आता
कैसे उच्चारित कर रही हूं मैं, बस पढ़ देती हूँ। अब लास्ट में आता है ये ऊष्म। ऊष्म के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा तीनों का यूज हुआ है, ठीक है। तो और बस दांत का भी यूज हुआ है, तो इसे आप उल्टा याद करो, उल्टा याद करो, ठीक है। जैसे कि आप यूजुअली आप उसमें व्यंजन वर्णमाला में देखोगे तो सबसे पहले ऐसे आता है श, श, स, ह, ऐसे आता है। तो आप इसे थोड़ा सा उल्टा ले लो, पहले ले लो ह, श, श, श। तो वैसे ही यहाँ पे आप लिखो, इसे उल्टा लिखो, ह, श, स, स, ठीक है। तो ये हो गया इसका। तो इजी, आपको याद करने में भी इजी पड़ेगा। और ऐसे ही आप अल्पप्राण और महाप्राण को भी टिक करके कॉलम बना लो कि हाँ भाई ये अल्पप्राण हुआ, 1, 3, 5 अल्पप्राण हुआ, 2, 4 2 और 4 जो है वो महाप्राण हो गया। वैसे ही आप घोष और अघोष को भी याद कर सकते हो। तो ये पूरा आप जब ऐसे याद करोगे, अच्छे से इसको समझ के याद करोगे, तो एक बार बस अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद आप खाली एक बार रिवाइज करके भी जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.